not a blank check. पाक कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सरकारी तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे इंतखाबात 2018 में जीतने वाली सियासी जमातों की पोजीशन वाज़े कर दी है कि किस जमात ने कितने वोट हासिल किए और अददी एतबार से किस हैसियत पर बरकरार है। इसके साथ ही आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ जिस सूबे में और मरकज़ में अददी अक्सरियत हासिल की है वहाँ हुकूमत साजी के लिए कदम मज़ीद आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में अहम फैसले ले लिए हैं। आइंदा का सियासी और हुकूमती मंजरनामा मुल्क में क्या बनने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। आज़ादी का महीना तो है, 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन उससे पहले 13 अगस्त को मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली जो है वो हलफ उठाएगी, जिसके बाद बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी जाएगी। उसके बाद आएगी 15 अगस्त की तारीख, जिस दिन ना सिर्फ पंजाब असम्बली ने अपना इजलास रखा है बल्कि कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब किया जाएगा। और 15 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख के एक और बड़े अहम केस असगर खान केस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, जो कि 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इदारों को कहा था कि इस पे अमल किया जाए, लेकिन 8 मई से लेके 15 अगस्त तक कोई उम्मीद नहीं है कि असगर खान केस पे कोई अमल हुआ हो। इस हवाले से नोटिस नवाज शरीफ साहब को जारी हो गए हैं, साबिक आर्मी चीफ असलम बेग साहब को जारी हुआ है, साबिक DGISI असद दुरानी साहब को, DGFIA को और अटॉर्नी जनरल को जारी हुआ है। तो मुल्क में पार्लिमानी तारीख और माजी की पार्लिमानी तारीख और आइंदा की पार्लिमानी तारीख के हवाले से अहम केसेस भी सुने जा रहे होंगे और अहम मामलात भी साइड बाय साइड चल रहे होंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 17 अगस्त को उसकी तारीख रखी गई है कौमी असम्बली में, और 18 अगस्त को कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो नए होंगे वो अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इसकी असम्बलियाँ भी 13 अगस्त को जो है वो वहाँ के अरकान अपना हलफ उठा लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत, उसने आज बड़ा अहम फैसला किया है, बाज़ाब्ता वज़ीर आला को नॉमिनेट कर दिया है, मुराद अली शाह को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, काबीना के कुछ नाम सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्टेप बाय स्टेप हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ी है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का नाम शाह फरमान के तौर पर सामने आ गया है, लेकिन पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा ताहाल ये मुअम्मा है। ये सारे मामलात एक तरफ, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो एक बहुत बड़ा मुतनाज़िया मामला है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की नाकामी, उसके लिए काबीना डिवीजन को लिखा था कि तहकीकात की जाए, लेकिन अभी तक काबीना डिवीजन ने उस पर कोई तहकीकाती कमेटी नहीं बिठाई और ये कह दिया है कि अगली जो हुकूमत आएगी वही इसकी इंक्वायरी करवाएगी। लेकिन ECP ने अपनी जो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है उसमें कहा है कि जी RTS की एप्लीकेशन ही खराब थी, वो एप्लीकेशन 25 जुलाई को बैठ गई और उसकी वजह से कोई 50,000 के करीब, 85,000 में से कोई 50,000 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने नहीं आ सका। तो ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और आज बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा डाइवर्स पैनल आपके सामने हम लेके आएंगे। मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नसीम ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सलीम साफ़ी साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तारिक चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक चौधरी आपको भी। नसीम ज़हरा साहब, पहले मैं आपके पास आऊँगी। ज़ाहिर है अब इमरान खान साहब स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि पंजाब में भी, उधर खैबर पख्तूनख्वा के भी, तो वो एक हमा जहत मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे हैं इस वक्त। जो इस वक्त पिक्स, जो चॉइसेस इमरान खान की नजर आ रही हैं, क्या वो नए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के मुताबिक हैं? देखिए, नए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में नहीं बड़ी क्लियर कि क्या है। ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि मैं
करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं ऐसा पाकिस्तान बनाऊंगा जो स्टेटस को के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा ऐसा पाकिस्तान बनाऊंगा जहां आम लोगों की सुनवाई होगी, जो उनको हकूक मिलने चाहिए वो मिलेंगे। तो हकूक और आम लोगों की सुनवाई तो जाहिर है जब हुकूमत बनती है उसके बाद पता चलता है, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको बड़े सालों की तगो-दो के बाद बिल आखिर उन्हीं लोगों को लेके चलना पड़ा साथ, जो कि स्टेटस को वाले पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि जिनको कहा जाए इलेक्टेबल्स हैं। तो वो उस तरह के लोगों को लेके चले, लेकिन इमरान खान साहब ने ये खुद भी समझ बैठे थे और आखिरी महीनों में, हफ्तों में वो बार बार कह रहे थे। नसीम ज़ाहरा साहिबा की आवाज़ शायद ड्रॉप हो गई है, उनकी आवाज़ मुझसे कनेक्ट कर दीजिएगा। साफ़ी साहब, यही सवाल लेके आपके पास आऊंगी, आप क्या फरमाएंगे कि जो चॉइसेस इमरान खान साहब की अब तक सामने आ रही हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, मरकज़ में, वो अकॉर्डिंगली हैं नई पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के मुताबिक, और वो इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक हुकूमतों को आगे चला सकते हैं? एक तो करीदा मैं भी ये समझने से कासिर हूँ कि नए पाकिस्तान से क्या मुराद है। मेरे ख्याल में जो हैं वो इमरान खान साहब की चॉइस के मुताबिक हैं, और जिस तरह की चॉइसेस की उनसे तवक्को की जा रही थी तो उसके मुताबिक हैं। ज़ाहिरी बात है कि इमरान खान साहब इस वक्त 3-4 किस्म के मुख्तलिफ लॉबीज़ में गिरे हुए हैं। एक तो वो लोग थे कि जो उनको एक इनकलाब और तब्दीली की अलामत समझ के उनके गिर्द जमा हो गए थे। दूसरा वो रिवायती सियासतदान, जागीरदार और जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है जी, वो उनके गिर्द जमा हो गए हैं और उन्होंने पहले से पार्टी के कलीदी मनासिब हासिल कर लिए हैं और अब हुकूमत में भी अहम मनासिब हासिल करने की वो कोशिश करेंगे। तीसरा, खान साहब पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के कारपोरेट सेक्टर ने, वो भी अब उनको अपनी तरफ खींचेंगे। एक मेरे ख्याल में कुछ वेस्टर्न लॉबीज हैं, उन्होंने भी खान साहब पे मुख्तलिफ शक्लों में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं उन्होंने भी उन पे इस्टेब्लिश वो इन्वेस्टमेंट की है। तो अब ये पहले से तवक्को की जा रही थी कि भाई ये मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं वो उनमें अपने अपने लोग अपने लिए मनासिब भी चाहेंगे और उनकी पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह एक मिक्स, कहीं पे एक लॉबी का, कहीं पे दूसरी लॉबी का, कहीं पे खुद वो जो उनका पहले से सोच या नजरिया था उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट वो होती नजर आ रही है। बाकी मुझे किसी चेहरों की तब्दीली के सिवा मुझे किसी जौहरी तब्दीली का या पाकिस्तान में किसी के निज़ाम में किसी तब्दीली का इम्कान नज़र इसलिए नहीं आता कि बुनियादी जो पाकिस्तान के अंदर स्टेटस को की चीज़ें हैं वो एक तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान के इकोनॉमी के कुछ ख़ास डायरेक्शन और डायमेंशन हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें तो वैसे भी सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या हुकूमतें होती हैं तो उनका इख्तियार बहुत कम होता है, और इस मरतबा तो ये ऑब्वियस है कि इमरान खान साहब का अपना चेहरा वज़ारत उज़्मा के लिए नया होगा, लेकिन बहरहाल उनको वो जो स्टेटस को की क़ुव्वतें हैं वो उनको आगे लाई हैं और वो उनके साथ है। इसलिए जो मजमूई पाकिस्तान का सिस्टम है और जो स्ट्रक्चर है उसमें मुझे स्टेटस को ही नजर आएगा। चेहरे नए होंगे लेकिन बाकी होगा स्टेटस को ही। मुझे किसी इनकलाब की या किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं है। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हमारा अंदाजा गलत साबित हो, लेकिन मुझे जाती तौर पर एक जब तज्जिया हम करते तो कोई खास उम्मीद नहीं है। ठीक है, अवैस तौहीद साहब, आपने साफ़ी साहब की बात सुनी, मुकम्मल तफसील से, बड़ी उन्होंने गहराई से बात की। क्या आप भी समझते हैं कि इमरान खान साहब की तब्दीली स्टेटस को वाली ही है? उसमें चेहरे तो नए हो सकते हैं कहीं ना कहीं, अगरचे कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली वहां पर भी नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि स्टेटस को के मामलात ही रहेंगे? हालांकि इमरान खान साहब ने जो अपने विक्ट्री स्पीच की थी, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने लिए मुकर्रर किए थे, जो अपनी पार्टी के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए मुकर्रर किए थे, वो तो स्टेटस को की तकरीर नहीं थी, और साफ़ी साहब भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, हमारे खदशात गलत हो। देखिए गरीदा, एक हाई मॉरल ग्राउंड से वो इस पूरी सियासी जो उनकी जद्दोजहद है या बैटल है वो लड़ते आ रहे हैं,
اور روایتی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور تبدیلیوں کا نعرہ لگاتے رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسوٹی جس پہ وہ پرکھے جائیں گے وہ بہت سخت ہے. ایک ہے جو ایکسٹرنل لوگ ہیں, جو میڈیا ہے, دوسرے لوگ ہیں, وہ سارے ایک عددی طور پہ ایک مضبوط اپوزیشن ہے, گو کہ اس میں اختلافات ہیں کہ کس طرح احتجاجی طریق چلا سکتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں. ایک ان کا انٹرنل میکینزم ہے, اور وہ میرے خیال میں ان کا جو نوجوان ووٹر ہے غریدہ, جس کے پاس اسمارٹ فون ہے, چاہے وہ عمر کوٹ میں بیٹھا ہے چاہے پشاور میں بیٹھا ہے, چاہے ان کی سیاست سے ہمیں جتنا بھی اختلاف ہو یا اتفاق ہو, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کو بڑی تعداد میں نوجوانوں نے ووٹر دیا ہے. وہ ہے وائبرنٹ ووٹر, اور وہ ہے آئیڈیلزم کا شکار, اور وہ ہے ایک آئیڈیل کی تلاش میں, اور انہی کے خواب وہ دیکھ رہا ہے عمران خان صاحب کی صورت میں. تو ابھی سے ان کو ایک بڑی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا, اور اگر نہیں ہوئے تو پھر آئندہ فارغ ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب جہاں پہ الیکٹیبلز کے نرغے میں ہے, جہاں پر وہ جہانگیر ترین صاحب کے اسپیشل فلائٹ میں جو آزاد امیدوار ان کے بنی گالہ آتے رہے جاتے رہے, باوجود اس کے کہ جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائڈ قرار دیے گئے تھے سپریم کورٹ سے, اور اب انہوں نے دیکھیے جو چہرے ہیں, جیسے چودھری سرور صاحب ہیں, ان کو کیا ہے گورنر کے لیے نامزد, پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو اسپیکر کے طور پہ کیا ہے پنجاب کے اندر. تو وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر انہی روایتی سیاستدانوں کے درمیان وہ نون لیگ کا سیاسی گلا گھوٹے, کیونکہ وہاں پہ بہت ہی کم فرق ہے عددی لحاظ سے. اسی وجہ سے وزارت اعلیٰ کا ابھی تک امیدوار انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر انہیں ایک سیاسی ایک عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کو وہ بڑی میچورٹی کے ساتھ, کیونکہ وہ بہت ہی اسٹبن ہے, ان کو کتنی میچورٹی کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں, ایک تو سب سے بڑی کسوٹی یہ ہوگی. پھر دوسرا یہ کہ خارجہ پالیسی پر وہ سول ملٹری جو امبیلنس جس کا چرچا رہا ہے ہماری تاریخ میں, اس میں کیا وہ توازن لا سکیں گے. ہماری امید یہ ہے کہ ان کو شاید بیکنگ ہے, اور اسی وجہ سے وہ تلخ جو فیصلے ہوں گے, کڑے فیصلے ہوں گے, امریکہ ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, انڈیا ہو, اس پہ کہیں نہ کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کریں. لیکن آنے والے وقتوں کے اندر یہ بھی ان کو ایک بہت ہی زیادہ ان کو ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں ان کا یہ سول ملٹری جو بیلنس ہے وہ کس طرح چلتا ہے. سول ملٹری بیلنس پہ عمران خان صاحب یہ گیپ کو جو کہ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, اس گیپ کو فل ان کیسے کریں گے, اس پہ تفصیل سے ڈیبیٹ کریں گے. لیکن ایک سوال میں آگے چل کے اپنے پینل کے پاس ضرور رکھوں گی کہ جو اویس توحید صاحب آپ نے بات کی ہے نا پنجاب کی, چودھری سرور گورنر, پرویز الہی اسپیکر, کیونکہ عمران خان صاحب نے وعدہ کر رکھا ہے جنوبی پنجاب کے صوبے کے بنانے کا, تو اگر جنوبی پنجاب کا صوبہ بن جاتا ہے عمران خان صاحب کے ہی دور حکومت میں, تو پنجاب کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ دوبارہ الیکشنز کروانے پڑیں گے؟ وہاں پہ اکثریت کس کی رہے گی؟ کیونکہ جنوبی پنجاب سے جو اس وقت اکثریت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے, سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کی آئی ہے. تو کیا ایک دفعہ پھر ہمیں سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ نظر آئے گی سدرن پنجاب میں؟ یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ, بڑی کمپلیکس ڈیبیٹ ہے, اس پہ بات کروں گی. لیکن طاہر چودھری صاحب, جو چہرے سامنے آ رہے ہیں, چودھری پرویز الہی اسپیکر, پرویز الہی صاحب اسپیکر, چودھری سرور گورنر, محمود خان سی ایم کے پی, اسد کیسر قومی اسمبلی کے اسپیکر, جبکہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک یوتھ کا بہت بڑا ہے. تو کیا یہ چہرے عمران خان کے یوتھ کو انسپائر کر سکیں گے نئے پاکستان کی تشکیل کے لیے, یا انسپریشن کی مین فورس عمران خان ہی رہیں گے؟ یہ دوسری بات مجھے درست لگتی ہے, اس لیے کہ لوگوں نے جو عمران خان کا ساتھ دیا ہے, جو یوتھ نے, تو وہ تو عمران خان کی ذات پہ دیا ہے. بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بندہ کہانی سناتا ہے تو آپ کہانی پہ اس لیے یقین کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی سنانے والے پہ یقین ہوتا ہے, تو وہ کہانی سنانے والا جو ہے اس پہ لوگ ابھی تک ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے وہ اقتدار کے قریب پہنچے تھے, اس وقت سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیصلے کسی حد تک کمپرومائز فیصلے لگتے ہیں. آج الیکشن کی بات نہیں کرتے, ہم 4 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں 12 مارچ کے الیکشن میں. اس وقت جو عاطف سنجرانی صاحب کی سپورٹ کرنی پڑی عمران خان صاحب کو, جس طرح سے ان کو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کرنی پڑی, اور دونوں جماعتوں نے سب نے مل کر اپنے ووٹ جو تھے ان کو دیے, اور اس کے نتیجے میں ایک ایسے صاحب چیئرمین سینٹ بنے جس کے بارے میں 2 مہینے پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. اگر اس تسلسل کو لے کے چلیں تو جس طرح سے ان کو مسلم لیگ کاف سے بات کرنی پڑی ہے, جس کے بارے میں جو ان کے جذبات تھے وہ سب آگاہ ہیں, جس طرح سے ان کو مسلم لیگ ایم کے ایم سے بات کرنی پڑی, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا سمجھتے تھے, ان کے ووٹ لینے پڑے. پھر اس کے بعد جس طرح سے کے پی میں ان کی چوائس تھی عاطف خان صاحب,
لیکن उसके बाद पार्टी के अंदर से लॉबीज इस तरह मुतहर्रक हुई, इस तरह उन्होंने तो मजबूर होकर उनको अपना फैसला मुसर उन्होंने प्रेशर डाला कि उनको अल्टीमेटली वो फैसला करना पड़ा जो उनकी पार्टी चाहती थी। अब आपने देखा है कि जिस तरह से वो बन गए हैं, जो महमूद खान साहब हैं, उनके अपने बारे में, जिस बंदे के बारे में इमरान खान साहब की तरफ से कोई इशारा भी आता है कि उसको वो पंजाब का या केपी का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में उसी शाम खबरें आना शुरू हो जाती हैं। लोग ये कहते हैं कि ये खबरें उनकी अपनी पार्टी से आती हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर फाइटिंग है, पार्टी के अंदर मौसर लॉबीज लड़ रही हैं। पंजाब में सबको पता है कि तरीन साहब की और कुरैशी साहब का ग्रुप जो है वो चाहते हैं कि अगर वो खुद नहीं बन सकते तो उनका चॉइस का बंदा हो जिससे वो पीछे बैठ के उसकी डोरियां ला अभी सके। तक पंजाब के वज़ीर आला का नाम सामने नहीं आ रहा, जबकि पार्लियामेंट के ओथ उठाने का टाइम सामने आ गया। जिस तरह के फैसले हुए हैं अब तक यूं लगता है कि एक ब्रेक ले लो, उसके बाद पंजाब की सियासत मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सलीम साफी साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगे, क्या वजह है कि पंजाब की वजारत आला के पत्ते अभी तक इमरान खान साहब ने क्लोजली अपने सीने से लगा के रखे हैं? सेकेंडली जो सवाल मैं छोड़ के गई थी कि अगर जनूबी पंजाब का सूबा बनता है तो फिर पंजाब की पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायनामिक्स क्या होंगी? देखिए, उसकी एक वजह तो ये कि इससे पहले पीटीआई उन मानों में पार्टी नहीं बनी थी। एक ये आखिरी चंद महीनों के दौरान उनमें सैकड़ों की तादाद में इलेक्टेबल लाए गए, उनके साथ जाहिर बात है कि मुख्तलिफ वादे किए गए हैं, और अब एक तरफ वो जो वादे उनके साथ किए गए हैं मनासिब के, इख्तियारात के, तो वो उसकी बुनियाद पे अपना डिमांड करते हैं। फिर यहाँ पे जिसकी तरफ चौधरी साहब ने इशारा किया कि एक जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप है, और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है खान साहब के लिए, और उनमें से किसी को भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक तो इन मुख्तलिफ लॉबीज को उन्होंने एकोमोडेट करने हैं। दूसरा कि एक तरफ वो यंगस्टर हैं जिनकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता की गई हैं, या वो हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो वादे किए हैं और जो तासुर कौम को दिया है, और दूसरी तरफ एक वो हकीकी इमरान खान है और हकीकी तहरीक इंसाफ है। तो अब जाहिर बात है कि एक तरफ उनको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक चलना होगा और उन मुख्तलिफ कुव्वतों को एकोमोडेट करना है जो कि उनको यहाँ तक ले आए हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने अपना एक बरम भी रखना है कि ऐसा तकर्रुरी भी ना हो कि जो पूरी तरह उनको और उनकी पार्टी को एक्सपोज कर ले। तो मेरे ख्याल में कि वो इस कशमकश से गुजर रहे हैं। इसलिए अब अभी देखें कि दो अभी तक उन्होंने जो अनाउंसमेंट किए हैं वो तो उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक स्टेटस को वाले किए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और दूसरी तरफ जो है चौधरी सरवर साहब। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई इस तरह का नहीं हो रहा है यानी मेरिट पे फैसला, और ये फैसले ये भी बता रहे हैं कि खान साहब अगरचे हमारी दुआ है कि वो अपने वादे पूरे करें, लेकिन एक सवाल ये भी ज़हन में आता है कि जो बंदा अपने आतिफ खान के साथ परवेज खटक की प्रेशर में आके वादा पूरा नहीं करता, जिनके साथ पिछले 2 सालों से उनका यही वादा था कि वो उनके चीफ मिनिस्टर होंगे, तो वो अगर आतिफ खान के साथ वादा पूरा नहीं कर रहे हैं तो कौम और आवाम के साथ वादा कैसा पूरा करेंगे? इसी तरह पंजाब के लोगों से उन्होंने कहा था कि वो इन रवायती लोगों से उनको निजात दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ पे स्टेटस को की जो सबसे बड़ी अलामत है चौधरी परवेज इलाही, उनको स्पीकर बना दिया गया, और वो सिर्फ स्पीकर नहीं होंगे बल्कि मुस्तकबिल में इस तरह की कोशिश की जाएंगी कि वो चीफ मिनिस्टर के उस तक आ जाए। इसी तरह चौधरी सरवर जो है वो स्टेटस को के सबसे बड़ी अलामत हैं। फिर अभी देखें कि मरकज में भी उनको जो टीम बनानी पड़ रही है, शेख रशीद साहब वो पुराने पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ साहब की टीम के थे, और खान साहब उनके बारे में कहते थे कि मैं तो इनको अपना प्लान भी नहीं रखूंगा। परवेज खटक साहब है तो उनका भी इसी तरह का एक माजी है। तो ये मेरे ख्याल में अब एक तरफ वो वादे हैं और नारे हैं, और दूसरी तरफ जमीनी हक़ाइक़ है और ग्राउंड रियलिटीज है जिसमें से अपने लिए वो एक बड़ी बारीक तनी हुई रस्सी पे इमरान खान साहब को चलना पड़ेगा। नसीम ज़ारा साहिबा, आपके पास ये सवाल लेके आऊंगी, पंजाब की डायनामिक्स आप क्या देख रही हैं? चौधरी परवेज इलाही बतौर स्पीकर, चौधरी सरवर बतौर गवर्नर, जनूबी पंजाब के सूबे की अगर तश्कील हो जाती है, जो कि ज़ाहिर इमरान खान साहब को करनी पड़ेगी, जनूबी पंजाब सूबा महाज भी इसलिए इल्जाम हुआ था, फिर बड़े तादाद में वोट इमरान खान साहब को सदन पंजाब से मिला है, तो अगर जनूबी पंजाब के सूबे की तश्कील हो जाती है तो फिर पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो आप क्या देख रही हैं? देखिए, एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि जनूबी पंजाब एक नया सूबा बनता हुआ फौरी तौर पे तो नहीं दिखाई दे रहा। अब आप जब भी बात करें पीटीआई के लोगों से, वो हर चीज़ पर कहते हैं जी हमने कहा था प्रोसेस शुरू होगा, और जनूबी पंजाब के हवाले से भी वो कहते हैं प्रोसेस शुरू होगा। तो गरीदा मुझे नहीं ये दिखाई देता कि अगले 1-2 साल में कोई नया सूबा बनने वाला है। शायद
प्रोसेस शुरू करें। दूसरा, ये जो एक बड़ी बुनियादी बात है और जो बड़ी ब्रॉड बात है, हर सतह पे उसको हम देखेंगे, उसका टेस्ट होगा, वो ये कि इमरान खान साहब रवायती सियासतदानों के साथ चल के नई सियासत कर पाएंगे या नहीं। देखिए ना, अभी जैसे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने बात की, पंजाब में परवेज इलाही साहब से ज्यादा कौन हो सकता है रवायती सियासतदान? शेख रशीद साहब सेंटर में, उनसे ज्यादा कौन रवायती हो सकता है? और सो एंड सो फोर्थ, इतने नाम हैं। लेकिन अगर हम जाएं केपीके में, देखिए केपीके में इमरान खान की पार्टी ने कुछ डिलीवर तो किया है जिसके बाद उनको इतने वोट्स मिले हैं। ये बात दुरुस्त है कि प्री पोल रिगिंग हुई, ये दुरुस्त है कि पंजाब में इलेक्टेबल्स को इधर से उधर ले जाया गया, ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि पुरानी टीम के साथ, और परवेज खटक साहब, ये बिल्कुल सलीम साफी साहब ठीक कह रहे हैं, परवेज खटक साहब से ज्यादा कोई रिवायती सियासतदान हो सकता है। लेकिन साथ ये आपको मालूम है कितनी मर्तबा हम गए हैं, सड़कों पे जाके केपीके में बात की है, लोगों से बात की है, और वोट भी आपने देखे कि हेल्थ में, एजुकेशन में और ये पुलिस रिफॉर्म्स में केपीके में इमरान खान ने लोगों के लिए कुछ करके दिखाया है। अब अगर आप इस पर बात करें जो सलीम साफी ने शुरू में की और अहम बातें की कि भाई अब ये तो कोई नहीं इनकार कर सकता कि फेवरेट इमरान खान थे। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा आने वाले दिनों में, और ये देखना पड़ेगा। मैं अभी नहीं कह सकती कि जी इमरान खान ये कहेंगे और फौज कहेगी ये। अभी तो देखना ये है कि क्या होगा, कितने इदारों का इस्तेमाल होगा, क्या इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे या नहीं। ये मेरा ख्याल है बड़े अहम सवाल हैं। इस पे हमें लगता है कि, और ये जहां तक देखिए एक और भी चीज जो इस तरह पीटीआई को मुनफरिद करती है मुख्तलिफ जमातों से, वो ये है कि इसमें एक इमरान खान है जिसमें कि जिन्होंने अपनी तरफ से, एक तरफ उनकी अपनी रही है कि भाई अपनी बात, लेकिन दूसरी तरफ आपको पीटीआई के लोग बताएंगे और जो नकाद हैं पीटीआई के वो भी बताएंगे कि पार्टी के अंदर बहुत से गिरोह हैं, बातें होती हैं, डेमोक्रेटिक एक स्पिरिट भी है। तो ये जो इतनी देर लग रही है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि आतिफ खान को वादा किया था इन्होंने, लेकिन वादा किया था, अब वो वादा पूरा नहीं कर सके। अब ये देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हाउ विल ही डिलीवर इन केपीके, फॉरेन पॉलिसी पे, इंटरनल पॉलिसी पे। जो इन्होंने बातें की खत्म नबूवत पे, हकीकी तौर पे बात दुरुस्त नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं हुआ था ऐसा जो कि बात सियासत में लाई गई कि खत्म नबूवत पे पीएमएलएन उसके खिलाफ थी, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिक्स में। अब ये क्या करेंगे आगे, पॉलिसी पे क्या करेंगे, मेरे ख्याल इन चीजों पर देखना पड़ेगा। ये बड़े नसीम ज़ारा साहब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपने उठाए हैं। इन पॉइंटर्स पे अवैस तौहीद साहब, तारिक चौधरी साहब से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवैस तौहीद साहब, जो पॉइंट आपने सिविल मिलिट्री बैलेंस का रेज किया था, इस सेगमेंट में मैं इस पर डिबेट करना चाहती हूँ। हुकूमत साजी तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत के इदारों को वो कितना मजबूत करेंगे, और इदारों के दरमियान जो एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, खासतौर पे सिविल मिलिट्री बैलेंस, उसके लिए इमरान खान आपको कितने कामयाब होते हुए नजर आएंगे? उसका ग्रेस पीरियड आप कितना देंगे इमरान खान साहब को? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं, जो जितने भी रियासत को चैलेंजेस हैं, वो अपनी कैंपेन के दौरान, अपने इंटरव्यूज़ के दौरान वो काफ़ी मस्बत दिखाई दिए हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये देखना है कि जब आदमी इख्तदार पे होता है, जब कुर्सी पर बैठा होता है, तो वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है, जिसके ऊपर बहुत चर्चा रहा है माजी के अंदर, और कई हुक्मरानों को यही शिकायत रही है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह उन्होंने एक पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी को इंडिया के अंदर, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका के साथ ताल्लुक रखना चाह रहे हैं, वो सब देखना होगा। कि मैं ये समझता हूं अगेन कि सिक्योरिटी इश्यूज पर जो है मेरे ख्याल में मशावरत होनी चाहिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, कोई मजाक का नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और दूसरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट को ये भी देखना है कि एक बफर होता है
آنے والے دنوں کے اندر وہ عمران خان صاحب اور ان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو کس طریقے سے آگے یوز کرتے ہیں، نہ کہ کوئی رکاوٹیں کھڑی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے تجربے کار آدمی ہیں، پہلے وزارت خارجہ کے عہدے پہ رہے ہیں، اس کے بعد شری مزاری صاحبہ ہیں جن کا وزارت دفاع کے عہدے کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ٹیم تو ہے۔ اسد عمر صاحب ہیں وزارت خزانہ کے لیے، تو ایک ٹیم تو ہے ان کے پاس جو ایک پڑھے لکھے انٹلیکٹ والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھنی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذاتی ان کا جو ایک ریپوٹیشن ہے کہ سٹبرن ہے، وہی ان کا خاصہ ہے اور وہی ان کی کہیں ویکنس نظر آتی ہے پولیٹکس میں، کہ وہ آگے چل کے کتنے احتیاط سے قدم لیں گے اور کتنا فلیکسیبل ہوں گے۔ غریدہ جو ایک بات ہے، جو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ابھی ان کو اقتدار میں آنے سے پہلے جو ہے ہم ان کا ایک انالیسس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار کا ذائقہ چکھنا چاہیے اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، لیکن یہ اقتدار کا ذائقہ وہ کتنے طریقے سے آگے لے کے چلیں گے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا۔ دیکھیں میں غریدہ صرف ایک مختصر سی بات کروں گا، جو آپ جنوبی پنجاب کی کہہ رہی ہیں بات، جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر ان کا کوئی پارلیمنٹیرین ہو، ان کا کوئی لیڈر ہو، نون لیگ کا کوئی لیڈر ہو، پارلیمنٹیرین ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، یہ سارے چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب بننا چاہیے، نعروں میں بھی شامل ہے، مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے۔ لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد جہاں تک میری ناقص معلومات ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ جائے گی ریزولوشن سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر، اس میں وہاں پہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی، پھر قومی اسمبلی میں جائے گی اور پھر ایوان بالا یا یعنی کہ سینٹ کے اندر ہوگا۔ تو ایک لمبا پروسیس ہے، اور جس پروسیس کی بات کرنی تھی نسیم کہ ایک عمل شروع ہو جائے گا، تو جو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ یہ ایک طویل ظاہری بات ہے کہ درکار ہے اس کے اندر پروسیس۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتظامی طور پہ ملتان کے اندر ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیں اور اس میں ایک سیکریٹریٹ بنا دیں، اور اتنے میں یہ پنجاب کا جو جنوبی پنجاب کے صوبے کا ہے وہ آگے معاملہ چلتا رہے، تو وہ اپنے نعرے کو بھی کہیں نہ کہیں عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ایک بہت بڑی کسوٹی پہ پرکھے جائیں گے آنے والے دنوں کے عمران خان صاحب، جہاں پر وہ تاریخ ختم کر رہے ہیں کہ روایتی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ ایک تیسری جماعت کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے، اور سب سے باسوائے کیو لیگ کے جو ایک انجینئرڈ اور ایک بہت ہی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ انسٹال کیا گیا تھا ایک سسٹم فارمر ملٹری رولر مشرف کے زمانے میں، اس کے علاوہ دونوں نون لیگی اور پیپلز پارٹی اقتدار بہت بڑی اور بہت کڑی کسوٹی ہے، ووٹ بھی یہ دیا ہے، بالکل ووٹ بھی یہ دیا ہے کہ ذرا میں طارق چودھری صاحب سے بات کر لوں، بہت بڑی اور بڑی کڑی کسوٹی ہے طارق چودھری صاحب، جو میں ڈیبیٹ کروانا چاہتی کہ سول ملٹری بیلنس کو کیسے لے کے چلیں گے۔ اویس توحید صاحب نے کہا کہ بڑا ایگریسو ہے عمران خان صاحب کا رویہ، کہیں اسٹبرنس بھی نظر آتی ہے اپنے فیصلوں کے حوالے سے، اور خان صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے اختیار کے ساتھ۔ تو اس سوچ کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سول ملٹری بیلنس کیسے لے کے چلیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کا دعوے دار تو نہیں ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا جو سائیکو انالیسس کر سکتا ہوں یا ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، لیکن اگر آپ ان کو فالو کریں، ان کے انٹرویوز کو، ان کے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کرتی ہیں، جو ان کے کلپس ہیں، آج سے 5 سال پہلے ان کے سول ملٹری ریلیشن پہ کیا ان کے خیالات تھے، وہ انڈیا باہر جاتے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے، وہ جو فاٹا کا آپریشن تھا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، جو انٹرونشن ہوتی ہے مختلف اداروں کی پالیٹکس میں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی۔ لیکن جیسے جیسے ان کو 2000 وہ جو لاہور کا بڑا مشہور زمانہ جلسہ تھا، جب سے ری ایمرجنس ہوئی پی ٹی آئی کی، تو اس کے بعد سے ان کے خیالات تبدیل ہونے شروع ہوئے۔ اب ان کے خیالات پہلے جیسے نہیں ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ، لیکن اب اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ساتھ فلیکسیبلٹی آتی ہے اور آئے گی اور آئی ہے۔ ہمیں ان فیصلے دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلوں کو دیکھ لیں کہ سیاسی فیصلے انہوں نے جتنے ہائی پیڈسٹل جو تھے وہ لوگوں کو دکھائے، جتنے محض کی باتیں کی، کہیں نہ کہیں انہوں نے ان پہ اس سے انہوں نے وہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن انہوں نے فلیکسیبلٹی کی، انہوں نے تبدیل کیے، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے ایک پارٹی جو ہے پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں کو، جس طرح اویس کہہ رہے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کو توڑ کے ایک نئی پارٹی آئی ہے، 2012 سے پہلے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुस्लिम लीग काफ जैसी एक छोटी पार्टी थी जिसकी एक सीट थी 2002 में और 2008 में उसने बाइकाट कर दिया था। उसके बाद से उस पार्टी को पजीराई हासिल होनी शुरू हुई। तो मेरा ख्याल है कि जो उनका असल प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो पेडेस्टल हाई दिए हुए लोगों को, जो उन्होंने मेरिट की बातें की हुई हैं, जो उन्होंने तब्दीली की बातें की हुई हैं दूसरों के बारे में और अपने बारे में दावे, उनके साथ चलना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। अभी तक जो 4-5 फैसले किए उन्होंने, वो सियासी उहदों की बात हो, वो एडजस्टमेंट्स की बात हो, वो बाकी जमातों के साथ चलने की बात हो, उनके अंदर मुझे लगता है कि अपने उस पेडेस्टल पर, अपने उस मेरिट पर वो कायम नहीं रहे। अगली बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो उनके लोगों से बातचीत करता हूं तो मुझे लगता है कि या तो बहुत सादा है। मसलन उनसे अगर पूछा जाए कि जनूबी पंजाब के बारे में वो क्या करेंगे, तो वो कहते हैं जी कि वो 3 महीने के अंदर बन जाएगा। हम ये कहते हैं कि यार उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उनके पास तो वो नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। तो कहते हैं कि जो उसकी मुखालफत करेगा वो जिम्मेदार होगा। अब ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम करे जो इमरान खान या पीटीआई के मफाद के लिए हो। वैसे भी मुझे पता है कि 1997 में हम बहुत शुरू में आए थे, तो पहले मैं फाटा की मिसाल दूंगा। 97 में छोटी सी बात कि शुरू हुआ था अडल्ट फ्रेंचाइज का काम, 2018 तक आते आते 18 साल लगे फाटा को उसमें मर्ज होते। जनूबी पंजाब बनना बाद में बात करेंगे, एक नहायत मुश्किल, एक पेचीदा काम है। अभी तो ये तय नहीं है कुछ जनूबी लेकिन खान साहब ने चूंकि वादा किया है बहुत सारे दीगर वादों के साथ, और नून लीग और पीपल्स पार्टी की निस्बत खान साहब से तवक्कुआत ज्यादा हैं, तो इसलिए जनूबी पंजाब का सूबा इमरान खान बनवा सकें, ये भी वादा पूरा होता हुआ लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये था आज का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब, अवैस तौहीद साहब, नसीम सारा साहिबा और सलीम साफी साहब का भी। I'll see you coming week. Allah Hafiz.